कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत में ही आगे चलकर आज आपको समाज का ऐतिहासिक विकास के बारे में बताया जाएगा। कार्ल मार्क्स ने अभी पिछले वीडियो में ही आपने देखा होगा कि समाज के विकास के लिए ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि समाज का विकास जो है आर्थिक व्यवस्था पर आधारित है और जैसी अर्थव्यवस्था होगी वैसी विचारधारा होगी लोगों की, और राजनीतिक सांस्कृतिक व्यवस्था भी उसी आधार पर निर्धारित होगी। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उसने उत्पादन पद्धति को सम्मिलित किया था, जो महत्वपूर्ण उत्पादन पद्धति दो भागों में विभाजित की थी। उत्पादन पद्धति को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया था, उत्पादन शक्ति और उत्पादन संबंध। तो इन दोनों के मध्य परस्पर उत्पादन शक्ति और उत्पादन संबंध में जब बदलाव आता है तो समाज की संपूर्ण व्यवस्था बदल जाती है और नए समाज का विकास होता है। यानी उत्पादन संबंध जहाँ तक एक तरीके के हैं वहाँ तक एक समाज, और जैसे ही उत्पादन संबंधों में बदलाव आता है एक नए समाज का निर्माण होता है, ये मार्क्स कहते हैं। इसी संदर्भ में वेपर ने उनके लिए कहा है कि एक आशावादी सिद्धांत है जिसमें मानव की विजय होगी। मतलब अंत में मार्क्स ने ये कहा है कि सर्वहारा वर्ग की विजय होगी। सर्वहारा सामान्य जन, पूंजीपति विशिष्ट जन। अतः जब जब उत्पादन के तरीकों में बदलाव आया, इतिहास की सांसें भारी हुई, उसमें परिवर्तन होता चला गया। अब ऐतिहासिक विकास का सिद्धांत उनके हर्बर्ट स्पेंसर के विकासवादी सिद्धांत के आधार पर आधारित है। सबसे पहली अवस्था उन्होंने इसमें बताई थी आदिम साम्यवाद की अवस्था, यानी आदि मानव के समकालीन समाज, जिसके अंतर्गत मनुष्य केवल अपनी भूख के बारे में जानता था। उसे आसपास की किसी भी वस्तु का विशेष ज्ञान नहीं था। धीरे धीरे मानव में सोचने समझने की शक्ति है जो उसे पशु समाज से अलग करती है। हम सभी जानते हैं मनुष्य सोचता है, और सोचने की शक्ति के आधार पर ही उसने आसपास की चीज़ों को देखा, भौतिक चीज़ों को, और उन्हीं के आधार पर अपने आगे की स्थिति के बारे में निर्णय लिया। अब आदिम साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन का साधन नाम मात्र के थे। इस तरीके की नहीं थी, बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी, कुछ भी नहीं था। व्यक्ति केवल अपने पेट भरने से लेकर ही उत्पादन के साधनों के बारे में सोच सकता था, और संपत्ति जो थी नाम मात्र की संपत्ति थी, उस पर सामूहिक स्वामित्व होता था, शोषण का अभाव था। जब वर्ग ही नहीं थे तो शोषण ही नहीं था। यानी आदिम साम्यवादी व्यवस्था के अंतर वर्ग व्यवस्था नहीं थी। मानव का मुख्य कार्य क्या था? आखेट करना और कंदमूल एकत्र करना। कृषि करना नहीं जानता था मनुष्य। आग का आविष्कार भी बाद में हुआ था। नव पाषाण काल में कृषि व्यवस्था का आगाज हुआ था, और आग के आविष्कार के बाद चमत्कारिक परिवर्तन आए थे। धीरे धीरे मनुष्य ने पहले कच्चा मांस खाता था, ये आप सभी को पता है। मांस को पका के खाना सीख लिया। धीरे धीरे उसमें आगे की प्रक्रिया, जंगल में आग लगाना सीख लिया, जंगली जानवरों से अपने आप को बचाना सीख लिया। ये जानने लगा कि आग लगाने से हमारी सुरक्षा संभव है। तो इस तरीके की भावनाएं धीरे धीरे उसके आदि मानव में धीरे धीरे विकसित हुई थी। तो स्वामी और सेवक का अभाव था। दूसरी अवस्था आती है सामंतवाद, यूरोपीय समाज की महत्वपूर्ण अवस्था। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि कार्ल मार्क्स ने जो अपना ये सिद्धांत प्रस्तुत किया है वो यूरोपियन समाज व्यवस्था के आधार पर प्रस्तुत किया है कि यूरोप में उस समय क्या होता था, क्योंकि वो खुद यूरोपियन थे। सामंतवादी अवस्था में आदि मानव धीरे धीरे जब कृषि का आविष्कार हुआ, उसने खेती करना सीखा। और खेती वो कैसे करते थे? झूमी कृषि, जिसे हम जानते हैं कि एक जगह खेती के लिए आग लगा देना, जंगल साफ़ कर देना, फिर उस जगह खेती करना, फिर आगे बढ़कर 1-2 साल तक खेती करके उसमें नई जगह तलाशना। तो इस तरीके से आदि मानव अब भी स्थिर नहीं था। कृषि और पशुपालन शुरू हो गया था। पशुपालन में जानवरों को पालना, गाय बैल भैंस इत्यादि को पालना, तो ये इसकी संपत्ति बनने लगे। धीरे धीरे जीवन में स्थिरता हुई। कुछ औजार बने नवीन, जैसे पत्थर के औजार बने, कुल्हाड़ी का आविष्कार हुआ। तो इससे जैसे जैसे चीज़ें बनती चली गई, वस्तुओं का निर्माण हुआ और औजारों का निर्माण हुआ, मनुष्य के जो सामान्य जीवन है वो धीरे धीरे सरल से जटिल अवस्था में बदलता चला गया। ये हर्बर्ट स्पेंसर भी कहते हैं। और एक नए समाज का संचार हुआ, एक नई समाज व्यवस्था का जन्म हुआ था। और इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि धीरे धीरे जब ये औजार बनने लगे, औजारों के स्वामी जो होते थे वो स्वामी वर्ग में सम्मिलित हो गए, और जिनके पास ये औजार नहीं थे वो उनके सेवक बन गए। और निजी संपत्ति, श्रम विभाजन का व्यवस्था शुरू हुई। दास स्वामी वर्ग का उदय सामंतवादी व्यवस्था में ही हुआ था। लेकिन जब इस व्यवस्था का अंत उसमें हुआ कि दास वर्ग में
धीरे धीरे संघर्ष होने लगा स्वामी वर्ग के प्रति। संघर्ष के फलस्वरूप एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ, वह थी पूंजीवाद व्यवस्था। सॉरी, ये दास युग है। दास युग के बाद आया सामंतवाद युग। सामंतवाद मतलब जिसमें एस्टेट प्रथा, कृषि पर विशेष जोर था। कृषि मुख्य साधन बन गई थी उसमें। और जो औजारों के मालिक थे, जो मालिक वर्ग था, वो धीरे धीरे जब कृषि भूमि पर जो औजारों का स्वामी था, उसी का कृषि भूमि पर अधिकार बढ़ता चला गया। तो संपत्ति का मुख्य साधन हो गया कृषि। और कृषि पर जिसका जितना अधिक कृषि भूमि पर अधिकार था, वो मालिक बन गया और उसे भूस्वामी वर्ग नाम दे दिया गया। और जो इन पर खेती करते थे, पारिश्रमिक के रूप में खेती करते थे, कुछ प्रतिफल के रूप में, तो वो दास वर्ग कहलाए। भूमिहीन कृषक थे जिनके पास अपनी भूमि नहीं थी। एक निश्चित हिस्से के बदले में वो खेती करते थे, उन्हें सर्फ कहा गया। कृषि क्षेत्र में फिर धीरे धीरे बेगार व्यवस्था, बंधुआ मजदूरी प्रथा, और इन्हें मजबूरन सैन्य सेवा का काम भी करना पड़ता था। तो ये पूरी तरीके से अब ये भूमिहीन गैर कृषक भूस्वामी वर्ग के नीचे आते चले गए। अगली अवस्था आई थी पूंजीवाद। पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म कब हुआ? पूंजीवादी व्यवस्था आपको पहले बताया गया, जब औद्योगिक क्रांति हुई थी। एक ऐसी क्रांति जिसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ। धीरे धीरे मशीनीकरण और नवाचार का प्रयोग बढ़ता चला गया। एक नए नए आविष्कार हुए, भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, कोयले का प्रयोग बढ़ने लगा, कोयले का आविष्कार हुआ और बड़ी बड़ी मशीनरी आने लगी खेती में, नए उत्पादन बढ़ने लगा। और इस अवस्था के बारे में ही मार्क्स ने अपना संपूर्ण अध्ययन पूंजीवादी व्यवस्था पर ही लिखा हुआ है। पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया और इसे मानव समाज के लिए विरोधी भी बताया है। पूंजीवादी व्यवस्था के घोर विरोधी थे कार्ल मार्क्स। उन्होंने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था पूरी तरीके से अल्पसंख्यक संपत्तिशाली वर्ग जो है, बुर्जुआजी वर्ग जो है, उसके हाथ में है और श्रमिक वर्ग इसमें पूरी तरीके से शोषण का शिकार है और दबावग्रस्त जीवन जीता है। इस व्यवस्था में आगे उन्होंने कहा कि औद्योगिकीकरण और मशीनीकरण के प्रभाव से उत्पादन बढ़ने लगा। उत्पादन तो होना ही था और उत्पादन जो बढ़ा था, उस उत्पादन को बेचने के लिए एक बड़े बाज़ार की ज़रूरत थी। अब बड़े बाज़ार के लिए फिर यूरोपियंस ने पूर्वी देशों की ओर रुख किया। पूर्वी देशों में कौन कौन से देश आते हैं? एशिया के देश, भारत, अफ्रीका, जापान, ये सब धीरे धीरे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का शिकार हो गए। पहले तो व्यापार के उद्देश्य से अंग्रेज आए थे हमारे यहाँ। पहली कंपनी कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। उससे पहले डच आए थे, उससे पहले फ्रांसीसी आए थे। डच पहले आए थे, फिर डच के बाद फ्रांसीसी आए थे। अब इन लोगों में भी आपस में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद बढ़ाने के उसमें और उत्पादन व्यवस्था को अपने उत्पादन को उत्पादन के बाद मार्केट फैलाने के दृष्टिकोण से इन लोग आपस में युद्ध होने लगे और जो युद्ध में विजयी रहा वो फिर राजा बन गया उन देशों का। इस तरीके से अब ये व्यवस्था तो चलती रही और हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हो गए। ये सभी देशों में ये स्थिति आई और शोषण और अभावग्रस्त जीवन जीने को मजबूर थे लोग। लेकिन अब आते हैं कार्ल मार्क्स के संदर्भ में। अब उत्पादन का मालिक जो था वो अल्पसंख्यक था, लेकिन पूंजीपति या बुर्जुआजी वर्ग था, बुर्जुआजी नाम दिया था उन्होंने उसे। और जो उत्पादित वर्ग था, जो संपूर्ण श्रम का मालिक था, जो उत्पादन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसके बिना उत्पादन संभव नहीं था, यानी मशीनें भी उसी से संचालित होती थी, तो वो वर्ग बहुसंख्यक, श्रमिक, संपत्तिहीन और सर्वहारा वर्ग नाम दिया था उन्होंने उसे। अब इसमें जब वर्ग चेतना आएगी श्रमिक वर्ग में और शोषण अति हो जाएगी, शोषण की, जब उन पर संपूर्ण अलगाव की स्थिति आ जाएगी, उत्पादन प्रक्रिया से अलगाव, उत्पादन संपत्ति से अलगाव, इस तरीके की भावना जब शुरू होगी और जब एक वर्ग एकता और वर्ग संगठन के बाद में एक सशक्त क्रांति होगी और यह क्रांति के बाद पूंजीपति वर्ग का नाश होगा और सर्वहारा की क्रांति कहलाएगी और सर्वहारा वर्ग ही सर्वे सर्वा होगा अंत में। अगली अवस्था जो उन्होंने समाज के विकास की, पूंजीवाद का नाश हो जाएगा। उसके बाद आएगा समाजवाद। समाजवाद के अंतर्गत
समस्त सर्वहारा वर्ग वर्ग चेतना और एकता से प्रेरित होकर संगठित होकर पूंजीपति के विरुद्ध क्रांति करेगा। बता ही दिया आपको। उत्पादन के साधनों पर सामूहिक अधिकार होगा। उत्पादन के साधनों पर उत्पादित तो श्रमिक करते थे पूंजीवादी अवस्था में, लेकिन उस पर अधिकार किसका होता था? पूंजीपति वर्ग का। लेकिन अब समाजवाद के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं पर पूंजीपति की जगह श्रमिक वर्ग का अधिकार होगा और साधनों पर भी श्रमिक वर्ग का सामूहिक अधिकार होगा और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जिस वस्तु का उत्पादन करेगा उस पर उसका अधिकार भी होगा खरीदने और बेचने का, लेकिन केवल उपभोग के लिए उत्पादन करेंगे वो। अतिरिक्त मूल्य नाम की कोई वस्तु नहीं होगी, लाभ की कोई जगह नहीं होगी। और इसका उदाहरण आप जानते हैं, रूस और चीन में जो साम्यवादी क्रांति आई थी वो इसी आधार पर आई थी। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। जारशाही शासन का अंत हो गया था जिसमें, और उसके बाद में सर्वहारा वर्ग की विजय हुई थी और उस सर्वहारा के संरक्षण के आधार पर ही वहाँ सरकार का निर्माण हुआ था। लेकिन अभी साम्यवाद आना वहाँ बाकी है। अभी केवल संक्रमणकालीन स्थिति चल रही है चीन में भी और रशिया में भी। अगली अवस्था उन्होंने बताई साम्यवादी अवस्था। ये एक ऐसी आदर्शवादी अवस्था होगी, समाजवाद के बाद आएगी, जिसमें न राज्य होगा, न सरकार होगी, न पूंजीपति वर्ग होगा, न व्यक्तिगत संपत्ति होगी। यानी संपत्ति पर सभी का सामूहिक अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को केवल उतना ही मिलेगा जितना उसके लिए आवश्यक है। अतः मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधार पर पूंजीवाद के अंत और साम्यवाद के आगमन की संभावना व्यक्त की और प्रत्येक युग में उन्होंने दो वर्ग बताए और दोनों विपरीत हित वाले विरोधी अंतर विरोधी वर्ग थे, जिनमें एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शोषण करेगा, शोषण के फलस्वरूप दूसरा वर्ग संगठित होगा और उसमें क्रांति करेगा। क्रांति के बाद एक नवीन व्यवस्था का जन्म होगा। यही वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत लागू करते हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी यही बात कहता है कि वाद होगा, वाद के में ही उसके विरोधी तत्व छिपे होते हैं। कुछ समय तक वाद सही स्थिति में चलता है, फिर उसके विरोधी तत्व और जो मूल तत्व हैं उनमें संघर्ष होता है, एक नई व्यवस्था का जन्म होता है संवाद के रूप में। फिर वो संवाद वाद बन जाता है, फिर उसमें प्रतिवाद निकलता है और वाद और प्रतिवाद में विरोध होता है, उसके बाद संवाद बनता है और ये प्रक्रिया चलती रहती है प्रत्येक उत्पाद में। तभी हम आविष्कार के इस स्तर पर और मशीनीकरण के इस स्तर पर पहुँच पाएँ। कोई मशीन बनती है तो उस मशीन में ही उसके अंतर विरोधी उसमें कमियाँ होती हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए नई मशीन का आविष्कार इसी आधार पर होता है। फिर वो नई मशीन वाद बन जाती है, उसमें कुछ कमियां होती हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए फिर नए आविष्कार होते हैं, शोध होते हैं, फिर से एक नई मशीन। ये सिलसिला चलता रहता है। इसी प्रकार ये सिलसिला समाज में भी चलता है कि व्यवस्था स्थिर नहीं है, समाज परिवर्तनशील है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अब इसके तीसरे वीडियो के अंदर, आगामी वीडियो में मैं आपको इसके ऐतिहासिक भौतिकवादी व्यवस्था के मूल तत्वों के बारे में बताऊँगी। आज का वीडियो इतना ही।